गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज। आइए आज 24 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने कोरोना की जांच की सस्ती किट बनाई है। आईसीएमआर की लैब से पुष्टि के बाद इसे मंजूरी भी मिल गई है। यह किट देश में अब तक न केवल सस्ती है बल्कि इससे बेहतर और सटीक परिणाम आएंगे। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राव ने बताया कि इस किट से एक टेस्ट की कीमत 300 रुपये होगी। यह किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी। हालांकि इसकी निश्चित समय सीमा क्या होगी यह अभी बताना मुश्किल है। तकनीकी को आईसीएमआर की ओर से मंजूरी मिलने पर उन्होंने संस्थान के शोधार्थियों को बधाई दी और कहा कि हम कोरोना से जुड़े संस्थान में हो रहे अन्य शोध को भी जल्द ही सामने लाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। सारे परिदृश्य को देखकर कहा जा सकता है कि हम संक्रमण की स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। देश उम्मीद करता है कि अगले कुछ सप्ताह में हम इस वायरस संक्रमण पर काबू पाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। हिंदुस्तान से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना रोगियों की स्वस्थ होने की दर 19.36% तक पहुँच गई है। मामलों के 2 गुना होने की दर भी धीरे धीरे कम हो रही है। यदि पिछले 7 दिनों में आंकड़ों को देखें तो संक्रमण के 2 गुना होने की दर 9 दिन हो गई है, जबकि पिछले 14 दिनों में यह 7.2% थी। यह बदलाव हालात में सुधार की तरफ संकेत कर रहे हैं। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मरकज में बरती गई लापरवाही के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को जमात प्रमुख मौलाना साद के शामली स्थित फार्म हाउस में छापेमारी की। इस दौरान फार्म हाउस से जुड़े कर्मचारियों और साद के रिश्तेदारों से पूछ की गई। फार्म हाउस शामली के कांधला के पास से क्राइम ब्रांच की टीम इसके पहले 3 बार निजामुद्दीन स्थित जमात मुख्यालय पर छापेमारी और 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जमात के हवाला कनेक्शन को लेकर दस्तावेज ईडी को सौंप दिए गए हैं। कोरोना संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते अर्थात डीए व महंगाई राहत में वृद्धि पर सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा दी है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से देय डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने तथा अस्पताल या स्वास्थ्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वालों से अदालत भी सख्ती से निपटेगी। विभाग की शिकायत पर ही कोर्ट यह अवधारणा कर लेगी कि हमलावर दोषी है। महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 की धारा 3D(1) में स्पष्ट लिखा है कि कोर्ट उसे आपराधिक प्रति अर्थात कंपेबल्ड मेंटल स्टेट से किया गया कृत्य मान लेगी जब तक कि दोषी ये तथ्य सिद्ध न कर सके कि उसने इरादतन ऐसा नहीं किया है। यानी हमलावर को बचाने करने की जिम्मेदारी खुद की होगी। इससे आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक अभियोजना या पुलिस दोषी साबित न कर दे। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि सरकार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं या धनी हो चुके हैं उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। इस वर्ग की वजह से ज़रूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। पीठ ने ये टिप्पणियां अनुसूचित क्षेत्र में ST वर्ग को 100% आरक्षण देने के आंध्र प्रदेश के फैसले को रद्द करते हुए 2 दिन पूर्व की। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षित जातियों की सूची बनाते हैं। ये सूची इतनी पवित्र और अपरिवर्तनीय नहीं है। पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग में ही इसे लेकर बेचैनी है। 70 वर्षों से आरक्षण का फायदा धनिक वर्ग ही समेट रहा है। हम इससे सहमत हैं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि इसकी समीक्षा करें। इससे पूर्व 2018 में जस्टिस दीपक मिश्र संविधान पीठ जनरल सिंह फैसले में भी ये टिप्पणियां कर चुकी हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के 30 दिन
गुरुवार को पूरे हो गए। दूसरे चरण में आते आते कुछ पाबंदियां बढ़ी तो कई रियायतें भी शुरू हुई। इन सब के बीच संक्रमण पर काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था चरमराने से लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। औद्योगिक इकाइयां और वाहन बंद हैं। इससे पर्यावरण और नदियां स्वच्छ हुई हैं, लेकिन कोरोना संकट से मजदूर और छोटे कारोबारी बेहाल हैं, क्योंकि जीवन यापन के संघर्ष को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण अब यूपी के 56 जिलों में फैल गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1510 हो गई है। इनमें से 187 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी और मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ के केजीएमयू के बाद अब एसजीपीजीआई, लखनऊ, मेरठ एवं इटावा मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। यूपी के 11 जनपदों में कोरोना के एक्टिव केस नहीं हैं। गुरुवार को 61 नए मामले सामने आए। बहराइच में 8, श्रावस्ती में 3 और बलरामपुर में 1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 187 मरीज पूरी तरीके से उपचारित हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 1 साल में फेसबुक पर ज़्यादा सक्रिय रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल नहीं पाए हैं। उनके फेसबुक पेज पर लाइक की संख्या में भले ही 9.5% वृद्धि हुई है, पर साइट पर सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले नेताओं की सूची में मोदी अब भी पहले स्थान पर है। ट्विलोपमेसी के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है। साइट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति फेसबुक पर मोदी के मुकाबले ज़्यादा समय गुजारते हैं। बीते 1 साल में ट्रंप के फेसबुक पेज पर रोजाना औसत 11 पोस्ट जारी हुए। मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ऐसा रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच साझेदारी होने से हुआ। फेसबुक के साथ हुई साझेदारी के बाद अंबानी की संपत्ति $4 अरब बढ़कर $49.5 अरब, लगभग 3.77 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ऐसा रिलायंस के शेयर में 10% से अधिक उछाल आने से हुआ है। इसकी वजह से वह चीन के सबसे अमीर कारोबारी जैक मा को पीछे छोड़ने में कामयाब हुए हैं। कोरोना वायरस के युवा मरीजों के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने से बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां इलाज में देरी करने वाले 30 से 40 वर्ष के मरीजों के खून के थक्के जमने से स्ट्रोक अर्थात पक्षाघात का शिकार होना पड़ा। न्यूयॉर्क, अटलांटा, ओक्लाहोमा जैसे कई प्रांतों से ऐसे मामले सामने आए हैं। इनमें जो मरीज बच भी गए हैं उनमें से ज़्यादातर आईसीयू में भर्ती हैं। घटिया आपूर्ति को लेकर सवालों में घिरे चीन के साथ भारत की परीक्षण किट, पीपीई, मास्क आदि मेडिकल ज़रूरतों को लेकर निर्भरता कम हुई है। पिछले 2 हफ्तों में चीन के 5 शहरों से लगभग 400 टन चिकित्सा आपूर्ति सामान के साथ भारत के लिए लगभग 2 दर्जन उड़ानें आई थीं। इसमें RT-PCR परीक्षण किट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, पीपीई किट, थर्मामीटर आदि शामिल हैं। आने वाले कुछ दिनों में 20 और उड़ानें चीन से बड़ी संख्या में मेडिकल ज़रूरतों के उपकरण लेकर आएंगी। कोरोना वायरस से यूरोपीय देशों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार वहां रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ी है। एक अध्ययन में पता चला है कि इन देशों में आधी से ज़्यादा मौतें केयर होम अर्थात देखभाल केंद्र में हुई, जहां ज़्यादातर बुजुर्ग रहते हैं। अध्ययन के मुताबिक इटली में केयर होम का सर्वे करने वाली संस्था ने बताया कि वहां 45% बुजुर्गों की मौत हुई। फ्रांस की सरकार ने भी लगभग यही आंकड़े दिए हैं। बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केयर होम में रहने वाले करीब 42% वरिष्ठ नागरिकों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने पर खासा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक केस वाले जिलों में अधिकारी 1 हफ्ता कैंप करें। प्रदेश में 15 जिले हैं जहां 20 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस दौरान योगी ने कहा कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन से जुड़े वाहन छूट का दुरुपयोग न करने पाएँ। जो भी ट्रक या अन्य कोई वाहन सवारी ढोते पाया जाएगा उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। सीएम ने शेल्टर होम में रह रहे लोगों का पूल टेस्ट कराने की बात कही। कोविड-19 के कारण देश में आए संकट से निपटने की कोशिश कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश पर
वायरस हमला किया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 47,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 8,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, हम पर हमला हुआ, यह कोई फ्लू नहीं था। 1917 में ऐसा आखिरी बार हुआ था, इसके बाद ऐसा फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले पर पूरी दुनिया में लगातार बढ़ ही रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में इससे खतरनाक बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ संक्रमण के मामलों में करीब 43% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि 130 करोड़ की आबादी वाला यह महाद्वीप इस वैश्विक प्रकोप का अगला केंद्र बन सकता है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन का सबसे बड़ा परीक्षण गुरुवार को शुरू हो गया। शोधकर्ता एक माह में 200 अस्पतालों में 5,000 से ज़्यादा लोगों पर टीके का परीक्षण करेंगे। CHADOX1N-CoV-19 नाम के इस टीके की सफलता की 80% संभावना है। पशुओं पर इसका परीक्षण बेहद सफल रहा है। यह परीक्षण सफल रहता है तो करीब 2 लाख लोगों की जान लेने वाले वायरस के खात्मे का रामबाण इलाज दुनिया को मिल सकेगा और दोबारा यह महामारी सिर नहीं उठा सकेगी। भारत में 16 कंपनियां टीका बनाने की होड़ में हैं। इनमें से 3 कैडिला, भारत बायोकॉन और सेरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के विकास के लिए सरकारी अनुदान को मंजूरी मिल चुकी है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे SSC, बैंक, रेलवे, UPP, UPSI और साथ में टीचर भर्ती, UP टेट और सीटेट से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।